Hello everyone, this is the second video of the topic transportation of chapter life process. In our earlier video, we already have discussed about the system of transportation in human being, the structure and the working of our heart. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार हमारा हार्ट काम करता है, कैसे हमारा पूरा सर्कुलेशन चलता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करते रहता है पूरे बॉडी में और उसे कंट्रोल हमारा हार्ट कैसे करता है। ये सारी चीज़ों पर चर्चा हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में की थी। आज हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन, स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जिस पर चर्चा करेंगे। ये सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, जानना चाहिए और अक्सर बच्चों के मन में ये सवाल भी उठते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में जो मूव करता है, सर्कुलेट करता है, वो ट्यूब है, पतले पतले ट्यूब्स हैं। उन ट्यूब्स में वो सर्कुलेट करते हैं, पतले पतले पाइप्स हैं जिन्हें हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। और कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि ये ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं। एक वैसा ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है, उसे हम लोग आर्टरी कहते हैं। और वैसा ब्लड वेसल जो पूरे बॉडी पार्ट्स से ब्लड को हार्ट की ओर लाता है, हार्ट की तरफ ला जाता है, उसे हम लोग वेन्स कहते हैं। इस पर चर्चा हम लोगों ने की थी। हमारे पूरे बॉडी का सबसे मोटा वेन कौन सा हुआ था? हम लोगों ने देखा था पूरे बॉडी से जितने भी वेन्स आते हैं सारे यूनाइट होकर के एक ही साथ वो हार्ट में प्रवेश करते हैं, उसे हम लोग वेना केवा कहते हैं। वेना केवा। अगर आर्टरी की बात की जाए तो दो तरह के आर्टरीज हैं। एक तो है जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जा रहे हैं। तो हार्ट से लंग्स तक ही जाना है, ज्यादा डिस्टेंस भी इन्हें कवर नहीं करना है। ये बहुत ज्यादा मोटी आर्टरी नहीं होती है। लेकिन एक आर्टरी आप गौर करेंगे, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलती है आर्टरी, उसे पूरे बॉडी तक ब्लड को सर्कुलेट करना है, पहुंचाना है। ये आर्टरी हमारे बॉडी की सबसे मोटी आर्टरी होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जिसे आयोटा कहते हैं। तो जनरल नॉलेज का दो सवाल यहाँ पर सॉल्व होता है। पहला सवाल, सबसे मोटी, द लार्जेस्ट वेन, वेना केवा, द लार्जेस्ट आर्टरी, आयोटा। अब हम लोग आते हैं आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। आर्टरीज एंड वेन्स, तो आर्टरीज के बारे में हमने कहा कि ये ब्लड हार्ट से लेकर के चलता है और पूरे बॉडी तक देता है। अब गौर करेंगे यहाँ पर, हार्ट से लेकर के चला, तो ये पार्ट इसे जैसे जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, उस तरह से ये पंप करता है, ब्लड को पंप करता है। और इससे ब्लड जो है उसी पंपिंग प्रेशर की वजह से ब्लड आगे की ओर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाता है। इसकी वजह है, इसके कारण आर्टरीज की जो वॉल होती है, आर्टरी एक प्रकार का ट्यूब है, उस ट्यूब यानी उस वेसल है, ब्लड वेसल है, उसके दीवार पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि यहां से ब्लड पंप हो रहा है। आर्टरीज के वॉल पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आर्टरीज के वॉल मोटे होते हैं, मजबूत होते हैं, कहीं वो टूट फूट ना जाए, लीकेज न होने लगे ब्लड का, इसलिए आर्टरीज की दीवार मोटी होती है। वेन्स के साथ ऐसी बात नहीं है। वेन्स तो कलेक्ट कर रहे हैं, पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट की तरफ ला रहे हैं, वे तो रिटर्न हो रहे हैं, उनमें प्रेशर होता नहीं है, इसलिए उनकी दीवार पतली होती है, उनके दीवार पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, टूटने फूटने का डर नहीं है। बल्कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर नहीं है, ब्लड लौट रहा है, तो मे बी कि वो रिवर्स भी मूव करने लगे, पीछे की तरफ भी जाने लगे, क्योंकि कोई प्रेशर तो है नहीं आगे के लिए। इसलिए वेन्स में जगह जगह पर वल्व्स होते हैं जो उसके उल्टे डायरेक्शन में मूवमेंट को रोकते हैं। कितना डिफरेंस हो गया पहला आर्टरी के बारे में कि ये ब्लड को ले जाता है हार्ट से बाहर की ओर, जबकि वेन्स बाहर से हार्ट में लाता है। दूसरा, आर्टरीज की वॉल्स मोटी होती हैं, वेन्स की वॉल्स पतली होती हैं। तीसरा, आर्टरीज
में ब्लड प्रेशर के साथ चलता है और उसमें कोई वाल्व की जरूरत नहीं है। प्रेशर से ब्लड ऑटोमेटिकली आगे की ओर बढ़ रहा है, तो वहाँ पर किसी प्रकार के वाल्व की जरूरत नहीं है। उल्टे डायरेक्शन में ब्लड के आने की कोई संभावना है नहीं, जबकि वेंस में वाल्व्स होते हैं जगह जगह पर, उसके रिवर्स डायरेक्शन को चेक करने के लिए, रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्या यही दो प्रकार है ब्लड वेसल का? नहीं। अब गौर कीजिए, आयोटा है जहां से कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला पूरे बॉडी के लिए, हर ऑर्गन तक ये जाता है, हर पार्ट तक जाता है, उसका नोमेनक्लेचर भी बड़ा आसान होता है। ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जिस पार्ट में जाती है वैसा ही नाम रख देते हैं। जैसे अगर ये किडनी की तरफ जा रही है तो उसे रीनल आर्टरी कहेंगे, रीनल आर्टरी कहेंगे। अगर वो लीवर की तरफ जाता है उसे हिपैटिक आर्टरी कहेंगे। आर्टरी का नाम जिस ऑर्गन में जा रहा है उस ऑर्गन का नाम रख दीजिए। ठीक उसी तरह से जैसे लंग्स में जा रहा है, इसका नाम हमने कल क्या रखा था? पल्मोनरी आर्टरी। इस प्रकार से इसका नाम रखते हैं। आपने कभी गौर किया है, ऐसा भी तो आर्टरी एक होगा जो खुद हार्ट के वॉल, हार्ट के सेल्स एंड टिश्यूज को भी ब्लड पहुंचाता होगा। हार्ट खुद पंपिंग ऑर्गन है, ठीक बात है, लेकिन हार्ट के जो सेल्स हैं, हार्ट के जो टिश्यूज हैं, उन्हें भी तो ब्लड की जरूरत है। वहां तक ऑक्सीजन और फूड कौन पहुंचाएगा? वहां भी सर्कुलेशन होना है, वहां भी ब्लड, वहां भी ट्रांसपोर्टेशन होना है। एक स्पेशल आर्टरी होती है जो हार्ट के सेल्स, हार्ट के टिश्यूज, हार्ट के दीवार में जो टिश्यूज हैं वहां तक ब्लड को पहुंचाती है, और उस आर्टरी को कहते हैं हम लोग कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो खुद हार्ट तक पहुंचाती है। अब देखिए, हाँ, यहाँ पर एक बात याद आई। अपने पिछले वीडियो में हमने एक जिक्र कर दिया था कोरोनरी वर्ड का बाय मिस्टेक। वो क्या वो जिक्र कर दिया था कि ये जो मसल्स हैं, जिस मसल से बना हुआ है हार्ट, हार्ट की जो दीवार जिस स्पेशल टाइप के मसल्स से बनी होती है, जिसे हमने कह दिया था कोरोनरी आर्टरी। नहीं, उसका नाम कार्डियक आर्टरी, सॉरी कार्डियक मसल है, वो कार्डियक मसल है। कोरोनरी आर्टरी कोरोनरी मसल नहीं है। आपने 3 तरह का मसल पढ़ा होगा, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मसल, एक खास प्रकार का मसल होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, जिससे हार्ट की दीवार बनी होती है। ये कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, कंटिन्यूस मूवमेंट इसमें होता है, वो कार्डियक मसल है। और आर्टरी जो हार्ट को ब्लड पहुंचाती है, ब्लड सप्लाई करती है, उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इस प्रकार से नोमेनक्लेचर इसका बड़ी आसान हो जाता है। अब गौर कीजिए, एक आर्टरी जो ब्लड पहुंचा रही है आपके सेल्स और टिश्यूज तक, तो जैसे जैसे आर्टरी आगे की ओर बढ़ती है उसकी मोटाई घटती चली जाती है, उसमें ब्रांचिंग होता चला जाता है और उसकी मोटाई घटती चली जाती है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा। और जब वो टिश्यूज में, सेल्स के पास एकदम टिश्यूज में धंस जाती है एक एक सेल को ब्लड पहुंचाने के लिए, वहां पर पतला होते 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 ये आर्टरी जब इतनी पतली हो जाती है कि इनकी दीवार केवल एक सेल मोटी रह जाती है, उसे हम लोग कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी ऑब्वियसली एक हाईवे है, 6 लेन हाईवे है, वहां से फिर आप उतर करके एक दूसरे रूट में चलेंगे तो वो उतना चौड़ा नहीं होगा, कम चौड़ा हो जाएगा। फिर वहां से आप अपने टाउन में उतरे, वहां से गांव गए तो वो सड़क और पतली हो जाती है। गांव उतरने के बाद अपने घर तक जाने के लिए जो गली आपकी है वो तो बिल्कुल ही पतली हो जाती है, उसमें तो 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं उसकी मोटाई जो है, उसकी चौड़ाई जो है वो घटती चली जा रही है। ठीक उसी तरह से हमारे ब्लड वेसल्स में भी होता है। हमारा आर्टरी जो हार्ट से जस्ट निकला, आयोटा, काफी मोटा है, लेकिन जैसे जैसे इसमें डिवीजन होता चला गया, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग पार्ट्स को ये ब्लड,
तो इसकी मोटाई भी घटती चली जा रही है और फाइनली जब ये टिश्यूज में प्रवेश करता है इतना पतला रह जाता है कि हम फील भी नहीं कर पाते कि यहाँ ब्लड वेसल भी। आप गौर कीजिएगा, कहीं पर कट गए तो आप गौर करके देखेंगे कि यहाँ पर ब्लड वेसल तो दिखाई नहीं दे रहा है, रक्त की नली दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ब्लड इससे निकल रहा है। वो ब्लड वेसल्स हैं, इतने पतले हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। उनकी दीवार एक सेल मोटी है तो आप कैसे देख सकते हैं सेल को, वहाँ है ब्लड वेसल। वैसे ब्लड वेसल को हम न आर्टरी कहेंगे न वेंस कहेंगे, उन्हें हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। यानी कि टिश्यूज में धंस जाने के बाद ये आर्टरीज अब कैपिलरीज में बदल जाते हैं, पतला ब्लड वेसल, और उसी कैपिलरी को फिर फॉलो कर लेता है वेन। तो ब्लड वेसल्स तीन तरह के हो गए, आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, तीन तरह। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेंट्रिकल्स। अच्छा, इसके दीवार पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। कल भी हमने किया था, हमने देखा था कि ऑरिकल की दीवार जो होती है वो पतली होती है, क्योंकि उसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है और उसे कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को केवल वेंट्रिकल तक भेजना है। तो दीवार है मसल्स का बना हुआ, और मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसे ब्लड को इस ऑरिकल से वेंट्रिकल में पुश करना है। थोड़ा सा भी हल्का भी मूवमेंट उसमें होगा तो ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। बहुत तगड़ा, बहुत ताकतवर मूवमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अब वेंट्रिकल्स का गौर कीजिए, इस साइड वाले यानी राइट वेंट्रिकल को ब्लड भेजना होता है लंग्स के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल की को तो ब्लड भेजना पड़ता है पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वेंट्रिकल्स को ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड गया लंग्स। तो चलिए, हार्ट से लंग्स की दूरी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए ये वाला वेंट्रिकल फिर भी थोड़ा कम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो लंग्स तक पहुंचेगा ब्लड। लेकिन इस वेंट्रिकल के बारे में सोचिए, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड को पंप करना है पूरे बॉडी तक। तो पूरे बॉडी तक पंप करने के लिए खूब ताकत के साथ पंप करना पड़ेगा। ताकत के साथ पंप करने के लिए इसके वॉल का ज्यादा मोटा होना, यहाँ पर ज्यादा मस्कुलर टिश्यूज का होना एकदम जरूरी है। और इसीलिए अगर 4 चैम्बर्स की बात करें, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इन चारों चैम्बर्स में से सबसे मोटी दीवार होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि उसे पंप करना पड़ता है ब्लड को ज्यादा दूर तक। ये आप गौर कीजिएगा। आगे एक दो और पॉइंट्स, हमारे हार्ट में कई जगह वल्व्स होते हैं। ये वल्व्स, दो तरह के वल्व्स की चर्चा हमने कल की थी, वल्व बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। वल्व बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, इसका नाम हमने रखा था कस्पिड वल्व, ये ढक्कन की तरह का होता है, इसको ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कहें। उसी तरह से यहाँ पर आर्टरीज जो निकलते हैं, इस वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी निकला और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा निकला। तो इसके ओपनिंग पर भी वल्व्स होते हैं, जिसे हम लोग सेमी लूनर वल्व्स कहते हैं। सेमी लूनर, दो तरह के वल्व्स हो गए यहाँ पर, कस्पिड वल्व्स एंड सेमी लूनर वल्व्स। दो वल्व्स की चर्चा हम लोगों ने की थी। ये वल्व्स करते क्या है? ये वल्व्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में ब्लड को जाने नहीं देते हैं। जो एक कोऑर्डिनेशन, जो एक सिस्टम बना दिया है हार्ट ने कि यहां से ब्लड यहां जाएगा, यहां से वहां जाएगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में काम ना होने लगे, इससे रोकता है यही वल्व। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे, सेप्टम। दिस इज द सेप्टम बिटवीन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। हमारे हार्ट की खासियत क्या है कि एक सेप्टम, कंप्लीट सेप्टम होता है, जो कि लेफ्ट एंड राइट साइड, हार्ट के लेफ्ट एंड राइट साइड को पूरी तरह से रोकता है, पूरी तरह से अलग कर देता है। यानी इस साइड का ब्लड इस साइड में नहीं आ सकता है, इधर का ब्लड ये साइड में नहीं जा सकता है। और यही वजह है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट में, मैमल्स के हार्ट में और बर्ड्स के हार्ट में भी 4 चैम्बर्स होते हैं। आप कल्पना कीजिए, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे सांप है, मेढक यानी कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सबों के हार्ट में
ऊपर तो 2 चैम्बर्स होते हैं, यानी ऑरिकल्स जो होते हैं 2 होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स एक ही होता है। अब कल्पना कीजिए हमारे हार्ट में अगर ऐसा होता तो क्या होता। इस पूरे सेप्टम को यहाँ से हमने खत्म कर दिया। इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आ गया, दोनों ब्लड आके मिल गया। अब बताइए बॉडी को कौन वाला ब्लड भेजिएगा, बॉडी पार्ट्स को कैसा ब्लड भेजिएगा। यहाँ करके तो दोनों ब्लड मिल गए, ये मिक्स्ड ब्लड ही हम पूरे बॉडी को भेजेंगे। तो ये बताइए मिक्स्ड ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन कोई ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो ऑटोमेटिकली कम गई, तो हमारे सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, हमारे सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर जो भोजन है पचने के बाद तैयार हुआ है वो भोजन कंप्लीटली बर्न नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, कम एनर्जी जनरेट होगी। लेकिन हम ह्यूमन हैं, हम मैमल्स हैं, मैमल्स एंड एप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, आप जानते हैं कि मैमल्स एंड एप्स आर हॉट ब्लडेड एनिमल्स। हॉट ब्लडेड एनिमल्स किसे कहते हैं, वैसे एनिमल्स जिनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता है, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, उनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड होता है और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ साथ वो घटता या बढ़ता नहीं है। ये गौर करना। बहुत सारे जानवर होते हैं, मेढक होते हैं, स्नेक्स होते हैं, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, उनके बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं होता है। बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है तो उनके भी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया। ठंडे के जाड़े के समय में बाहर का टेम्परेचर 12 डिग्री है तो उनका भी 12 डिग्री हो जाता है। यही कारण है कि वो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन में उन्हें जाना पड़ता है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग, एप्स एंड मैमल्स, ये दोनों हॉट ब्लडेड हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड होता है और बॉडी का टेम्परेचर फिक्स, जाड़े के समय में भी हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर रहता है, फ़ारेनहाइट में देखिए तो 98 के आसपास, और गर्मी के समय में भी उतना ही रहता है, टेम्परेचर हमारा घटता बढ़ता नहीं है। ये मामूली बात नहीं है। आप गौर कीजिए, जाड़े के समय में जब बाहर का टेम्परेचर 12 डिग्री है, 10 डिग्री है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, तो टेम्परेचर डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, 25-27 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, फिर भी हम जिंदा हैं। ये कैसे पॉसिबल है? गर्मी के समय में बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया, 47 डिग्री हो गया, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, ये 8-10 डिग्री का डिफरेंस हो गया, फिर भी हम कैसे रह लेते हैं, हम सरवाइव कर लेते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी जनरेशन बहुत होता है, हमारे शरीर में एनर्जी काफ़ी बनती है और हमारा वो एनर्जी, काफ़ी मात्रा में एनर्जी कंज्यूम हो जाता है ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसे मेंटेन करने में। बाहर है 12 डिग्री, हमको अंदर में लाना है उसे 37 डिग्री, ये टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हॉट ब्लडेड एनिमल्स को काफ़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर नेचर ने ऐसा बना दिया है कि हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिले नहीं मिलने की वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। इसी को कहीं कहीं प्योर एंड इम्प्योर भी लोग बोलते हैं, हालांकि प्योर इम्प्योर नहीं बोलना है, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड इसी वर्ड का यूज करना है। तो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, अच्छा ब्लड जा रहा है, जिसके कारण हमारे सारे सेल्स को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है और यही वजह है कि हमारा एनर्जी जनरेशन काफ़ी होता है और हम कैपेबल होते हैं इस टेम्परेचर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है। इसीलिए हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जबकि एम्फीबियंस एंड मैमल्स में, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में हार्ट 3 चैम्बर्ड ही होता है, उनमें वेंट्रिकल एक ही होता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इस साइड आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर डीऑक्सीजनेटेड, अब बीच में कुछ पार्ट में मिला हुआ ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज देता है जो ज़्यादा, जैसे नर्वस सिस्टम वगैरह जो है वहाँ भेज देता है, मिक्स्ड ब्लड पूरे बॉडी में भेज दिया, हाथ पैर में भेज दिया, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसे फेफड़े के निकट भेज दिया। वहाँ जो काम होता है वो उतना एक्यूरेट काम नहीं होता है। वहाँ जो सर्कुलेशन होता है, वहाँ जो जिस प्रकार का ब्लड बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहाँ पर उतनी एफिशिएंसी नहीं है, इसलिए वहाँ एनर्जी जनरेशन भी कम होता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, यहाँ
ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिलते नहीं हैं, इसलिए हमारे सेल्स को काफी अच्छा ऑक्सीजन युक्त ब्लड मिलता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको अक्सर आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत अच्छी बात है, डबल फर्टिलाइजेशन को हमें समझना चाहिए। किताब की भाषा पर नहीं जाना है, मैं जो समझा रहा हूँ उसे समझ लेना है, बाकी तो बुक्स में लिखी हुई बातों को आप पढ़ लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगी। डबल फर्टिलाइजेशन क्या, आप गौर कीजिए, ये आपका बॉडी है, बॉडी सेल्स, ठीक है। बॉडी सेल्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला और ये वेना केवा के थ्रू हार्ट में आ गया। हार्ट ने इसे भेजा लंग्स के पास और लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट में और हार्ट ने फिर इसे आयोटा के थ्रू भेजा तो वो बॉडी सेल्स में पहुंचा। आप गौर कर रहे हैं, एक साइकिल चला, एक साइकिल, लंग्स से ब्लड आया बॉडी सेल्स में, लंग्स से ब्लड आया बॉडी सेल्स में और बॉडी सेल्स से ब्लड गया लंग्स में। पूरे एक साइकिल में ब्लड हार्ट कितनी बार गया, हार्ट के पास उसने हाजिरी कितनी बार लगाई, 2 बार, 2 बार लगाई उसने हाजिरी। यानी कि हमारा सिस्टम है, इसमें अच्छा कंट्रोल सिस्टम से माना जाता है कि किसी भी ब्लड को एक साइकिल पूरा करने के लिए 2 बार हार्ट से होकर गुजरना है, 2 बार हार्ट से होकर के गुजरना है। यहां से गया हार्ट में, हार्ट से फिर लंग्स में, लंग्स से लौटा फिर हार्ट में और हार्ट से फिर आया बॉडी सेल्स में। 2 बार डायरेक्ट भी तो जा सकता था, ये बॉडी सेल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट नहीं होता, सीधा चला जाता लंग्स में और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा चला आता बॉडी सेल्स में। तो फिर कहीं कोई कंट्रोल तो होता नहीं उसमें। कंट्रोल कौन करता, कोई कंट्रोल नहीं हो पाता हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए एक बीच में कंट्रोल करने वाला ऑर्गन है ये हार्ट। आपको लगता है फिर इसकी जरूरत क्या थी हार्ट की? अच्छा, तो पंप कौन करता, फेफड़े से ब्लड पहुंचता कैसे सेल तक, ब्लड सर्कुलेट करने के लिए उसे ताकत कहां से आती, ये फोर्स कहां से आता? तो पंप करने के लिए एक ऑर्गन चाहिए था और उसे बीच में सेट किया गया है जिसे हम लोग हार्ट कहते हैं। और हमारे पूरे बॉडी का ब्लड एक साइकिल पूरा करने के लिए 2 बार हार्ट से होकर के गुजरता है और इसे ही हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन वर्ड है, ब्लड प्रेशर के बारे में हम सभी जानते हैं और आजकल ये एक बीमारी के रूप में सामने आ गया है। हालांकि एक कंडीशन है और इसे समझते हैं हम लोग क्या है। आप गौर करेंगे, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड पंप होता है आर्टरीज में और ये पूरे बॉडी तक आर्टरीज फैला हुआ है। तो ये जो वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है, तो अभी हमने पढ़ा कि आर्टरीज के वॉल पर, आर्टरीज के दीवार पर एक प्रेशर क्रिएट होता होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होता होगा। इस पंपिंग की वजह से उसे ही ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसमें एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूअसली होता जा रहा है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड पंप होता है पूरे बॉडी में, तो पंप होगा किसमें, आर्टरीज में। आर्टरीज की दीवार पर प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर के बारे में आप सुने होंगे, 2 तरह का होता है, डायस्टोल एंड सिस्टोल। इस चीज को समझते हैं। ये आर्टरीज 2 स्टेज में जाता है, एक्सपेंशन यानी रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, तब ना ब्लड पंप होगा। दोनों काम होता रहे तब तो ब्लड पंप होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट होके छोड़ दे तो फिर ब्लड पंप कैसे होगा? तो 2
स्टेज आता है, हमारे हार्ट के पंपिंग में 2 स्टेज आता है। जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स्ड रहता है उस वक्त हमारे आर्टरीज के दीवार पर प्रेशर कम पड़ता है, और फिर जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त हमारे आर्टरीज के दीवार पर प्रेशर अधिक होता है। यानी कि प्रेशर यानी कि रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था में हमारा जो आर्टरी है वो 2 प्रकार का प्रेशर फील करता है, एक्सपीरियंस करता है। जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस वक्त वो ज़्यादा प्रेशर फील करता होगा, और जब ये रिलैक्स कर रहा है उस वक्त वो कम प्रेशर फील करता है। तो जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो और उस वक्त जब आर्टरीज पर प्रेशर कम पड़ रहा होता है उस स्टेज को हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक स्टेज, और उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर कब होता है? जब हमारा आर्टरी रिलैक्सेशन में होता है। ये वेंट्रिकल जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्सेशन में होता है तो उस वक्त का प्रेशर जो होता है कम होता है, ये लेस होता है। ह्यूमन बीइंग में 80 mm माना गया है इसका, 80 mm ऑफ मरकरी। लेकिन जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड ज़्यादा प्रेशर से मूव करता है और आर्टरीज की दीवार पर ज़्यादा प्रेशर फील होता है। उस स्टेज को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक स्टेज, और उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और कब होता है? जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो हमारे ब्लड पर 2 तरह का प्रेशर महसूस होता है, एक डायस्टोलिक जो कम होता है और एक सिस्टोलिक जब ज़्यादा होता है। सिस्टोलिक हमारे ह्यूमन बीइंग में सिस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल इंसान का सिस्टोलिक प्रेशर 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg ये तय किया गया है। इससे ज़्यादा है तो समझिए हाइपोटेंशन है, कम है तो हाइपोटेंशन की स्थिति आप उसे कह सकते हैं, कम प्रेशर है। तो ये ब्लड प्रेशर का है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, नए नए साइंटिफिक रिसर्चेज आ रहे हैं ये ब्लड प्रेशर क्यों होता है, लेकिन उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है कोलेस्ट्रॉल में। कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल है क्या? ये एक प्रकार का लिपिड है, एक प्रकार का फैट है जो हमारे ब्लड में रहता है, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए, अगर ये अधिक मात्रा में हो जाए, इसके लिए जो फिक्स किया गया है एक लेवल, उससे अगर ये ज़्यादा रहे कोलेस्ट्रॉल तो क्या होता है, ये हमारे आर्टरीज के वॉल्स पर जमने लगते हैं, जहाँ तहाँ जाकर जम जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो अब कल्पना कीजिए कोई दीवार है, कोई आर्टरी क्या है, एक पाइप है, उसके दीवार पर अगर कोई गंदगी या कुछ भी ऐसा मटेरियल बैठने लगे एक लेयर के रूप में, तो इसकी दीवार धीरे धीरे सकड़ी होने लगती है। जब सकड़ी हो जाएगी तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। आप पानी पटाते हैं पाइप से, पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं, तो दबा देने से क्या होता है, उसके अंदर का वॉल्यूम जो होता है, उसके अंदर का जो जिससे वो स्पेस ल्यूमेन जिससे होकर के पानी निकल रहा है वो घट गया, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वही हमारे ब्लड आर्टरी में भी होता है, हमारे ब्लड वेसल में होता है। जैसे ही अंदर में कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगा और होता 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 तो ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है, तो इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करते हैं उस पर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया। वहाँ पर आप मेज़र करेंगे तो वो ज़्यादा होता है। इस फिग्मो मैनोमीटर यही है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम। अब कल्पना कीजिए एक आर्टरी ऐसी भी है जो ब्लड सप्लाई करती है खुद हार्ट को ही, जिसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगे तो क्या होगा? इस कोरोनरी आर्टरी में अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगे
तो और भी ज़्यादा वो खतरनाक होता है। स्ट्रोक का बहुत सारा रीजन है, ये भी एक रीजन माना जाता है। अब कभी कभी एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमा होते होते पूरा ल्यूमेन बहुत कम बचा है, बहुत कम बच गया जगह ब्लड को मूव करने के लिए, पूरा का पूरा तो यही बढ़ गया। ब्लॉकेज कहते हैं, ब्लॉकेज ये वर्ड आपने सुना हो, काफ़ी कॉमन है। ब्लॉक कर दे रहा है, रास्ता धीरे धीरे ब्लॉक हो गया, 50% ब्लॉक कर दिया, 60% ब्लॉक कर दिया, 70-80% ब्लॉक कर दिया। कैसे हमारा ब्लड उससे मूव करेगा? कहीं कहीं पर ज़्यादा जहाँ डिपोजिशन हो जाए, इस प्रकार के कैसे, ये सारी बातें हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे हार्ट से जुड़ी हुई बातें थी जिस पर आज हमने डिस्कस किया। अब एक वीडियो ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग और देखेंगे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होगा, और अगर एक आध कोई पॉइंट छूट जाएगा तो उसे हम लोग उसमें करते हुए उसे कंक्लूड करेंगे। और इस प्रकार से हमारा एक और वीडियो के साथ ये सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज लिविंग बीइंग ये समाप्त।